फसलों के साथ लगाए हुए पेड़ बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि पेड़ों के बड़े हो जाने पर उनसे अच्छी कमाई भी हो जाती है। इसीलिए बहुत से किसान खेती से ज्यादा कमाई करने के लिए अक्सर अपने खेतों की मेड़ों पर शीशम, साल, सागौन और पॉपुलर वगैरह के पेड़ लगाते हैं। लेकिन अब बदलते दौर में प्रगतिशील किसान खेती के साथ औषधीय पौधे लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज हम आपको औषधीय पौधों और उनकी उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए ले चलते हैं केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी सीमैप। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला है जो औषधीय और सगंध पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास और प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। ये संस्थान अपने 4 संसाधन केंद्रों और ज्ञान केंद्रों के माध्यम से भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कार्यरत है। सीमैप एक इंस्टीट्यूट है हमारा जो कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पे काम करता है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा हमारे 4 रिसर्च सेंटर्स हैं या रिसोर्स सेंटर्स आप कह सकते हैं, जो कि हैदराबाद, बंगलौर, पन्नगर एंड पुरारा में है। हमारा जो एक मोटो रहता है उसमें होता है कि फार्मर्स को हम एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करवा के उनकी टेक्नोलॉजी पहुंचा के उनकी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, और जिसमें कि एक चीज़ मुख्य होती है जो कि हम इन प्लांट्स की जो औषधीय पौधे हैं जिनको मेडिसिनल जिनको कहते हैं या सुगंध वाले जो पौधे हैं उनकी नई वैरायटीज़ हम कैसे उच्च वैरायटीज जो कि ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी दें कैसे हम बना सकें। तो उसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कई प्लांट्स की काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ निकाली, और इस कारण से जो ये सीमैप ने वैरायटी निकाली उससे पूरे देश भर में मेंथॉल का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा इनकम हुई, और हम लोग करीब करीब उसको 3 लाख हेक्टेयर में इस समय भारतवर्ष में उसको ग्रो किया जाता है, और करीब 6 लाख फार्मर्स उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस वैरायटी को डेवलप करने से या मेंथा की जो टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलप करने से भारत आज जो कि पहले इंपोर्ट करता था ये मेंथा का ऑयल, आजकल हम एक्सपोर्टर्स हैं, और शायद विश्व के पहले या दूसरे नंबर के हम एक्सपोर्टर्स मेंथा के बन गए हैं। मेंथा की तरह ही संस्थान ने जिरेनियम की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से एक अर्ध सुरक्षात्मक शेड में जिरेनियम के 95% पौधे बिना वातानुकूलन सुविधा के बच जाते हैं। जिरेनियम की खेती में मेंथा की तुलना में 30 से 40% तक कम लागत आती है। जो जिरेनियम है किसान के लिए, और कह सकते हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं, मेंथा उगाने वाले किसान हैं, उनके लिए एक ऐसी फसल उभर के आई है जो कि उनको भी उनकी आमदनी से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा आमदनी देती है। वो किस तरह से देती है कि ये एक बहुमूल्य फसल है, लेकिन इस फसल की जो खेती अभी तक मैदानी भागों में नहीं हो पाती थी। एक तरह से ये ठंडे इलाकों की फसल थी। सीमैप ने पिछले 20 से 25 सालों में इसको ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की फसल बना के दिखाया है। वो इस तरह से कि पहले ये ठंडे इलाकों में बहुत अच्छी फसल के रूप में होती थी, लेकिन तेल की गुणवत्ता और उपज प्रति इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो अपेक्षाकृत मैदानी भागों के कम आती थी। मैदानी भागों में गुणवत्ता भी अच्छी आती थी, ये गर्मी की फसल के रूप में होती थी, लेकिन बरसात जब आता था समय तो ये फसल पूरी तरह से मर जाती थी। अतः ये क्योंकि इसकी पौध सामग्री कटिंग के द्वारा तैयार होती है तो कटिंग किसानों को यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो फिर सीमैप ने इसकी 2002 के आसपास तकनीक विकसित की कि इसको पहले बरसात में 3-4 महीने तक एसी ग्लास हाउस में रखा जाए, फिर जैसे ही ठंडक का समय आ जाए एसी ग्लास हाउस से बाहर ले आ जाए। तो सीमैप ने फिर इसके बाद ऐसी तकनीक का विकास किया कि इसको अब एसी ग्लास हाउस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना एसी ग्लास हाउस के किसानों के खेत पर सीधी एक सेमी प्रोटेक्टिव शेड के द्वारा ही बचाई जा सकती है, जिसमें इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। इसमें
किसानों को मिट्टी का बदलाव करना पड़ता है, पौधे की उम्र का बदलाव करना पड़ता है और उसके बाद इस पर सेमी प्रोटेक्टिव शेड लगाना पड़ता है और इस शेड से ये जो फसल है बरसात में बच जाती है। एसी ग्लास हाउस में जहां इसके एक पौधा बचाने की कीमत 35 रुपए के आसपास आती थी, वहीं इसकी इस शेड में जो एक पौधा बचाने की कीमत 1.5 से 2 रुपए आती है। मेंथा की तुलना में इसमें जो 30 से 40% पानी कम लगता है और इसमें खरपतवार नियंत्रण पर भी खर्चा 30 से 40% कम लगता है और मेंथा की तुलना में इससे जो उनकी शुद्ध आय है वो 1.5 से 2 गुना मिलती है। कुल मिला के कहें तो 1 हेक्टेयर में अगर इससे देखें तो एक कटाई से लगभग 18 से 20 किलो तेल मिल जाता है और अगर वो कम से कम 10,000 रुपए प्रति किलो भी बिके तो वो 2 लाख का बिकता है और इसकी जो खर्चा आता है वो करीब ज्यादा से ज्यादा आए तो 1 लाख आता है। प्रगतिशील किसान है वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है केवल इन गुणों की वजह से और बड़ी तेजी से इसकी खेती अब उत्तर भारत के मैदानी भागों में सीमेप द्वारा विकसित तकनीकी के द्वारा हो रही है। इसके अलावा जो देश को इससे फायदा है वो ये है कि आज इसका कम से कम हम 100 टन के आसपास पूरा आयात करते हैं और हमारे देश में इसका उत्पादन मात्र 3 से 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 टन होता है। तो हम जो है विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ी मात्रा में बचत करेंगे इस फसल की खेती अगर हमारे देश में होती है। सीमेप के अरोमा मिशन की सफलता से अब बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों की बंजर और सूखाग्रस्त जमीन भी सोना उगलने लगी है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मेंथा की तरह ही संस्थान ने जिरेनियम की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक विकसित की है। जिरेनियम की खेती में मेंथा की तुलना में 30 से 40% कम लागत आती है। औषधीय और सगंध पौधों की खेती किसानों के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इन फसलों को जंगली जानवरों, दीमक और रोगों के संक्रमण से नुकसान की संभावना कम होती है। ये फसलें बंजर भूमि में भी ली जा सकती हैं और अधिक आय भी देती हैं। नींबू घास एक ऐसी फसल है जिसको लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं और जिसका तेल निकाला जाता है आसवन विधि से। आसवन विधि से तेल निकालने के बाद में उसका तेल सौंदर्य प्रसाधनों में काम में आता है। जितने भी नींबू खुशबू वाले साबुन, पाउडर या दूसरे प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के साधन हैं, उसमें उनके तेल का उपयोग किया जाता है। और नींबू घास एक ऐसी फसल है कि जिसको आप कम पानी के क्षेत्रों में, जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की कमी है, सिंचित मात्रा में पानी उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। इसके साथ साथ जो क्षेत्र जानवरों से प्रभावित है, जंगली जानवरों का प्रभाव जहाँ पे जाता है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है। और सबसे बड़ा फायदा नींबू घास का यह है कि एक बार लगाने पर ये लगभग 5 वर्ष तक लगातार फसल देती रहती है और साल में इसकी लगभग 3 कटाई की जा सकती है 4-4 महीने के अंतराल पर। और अगर किसान इसकी खेती करता है और इसका तेल निकालता है तो लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को 50-60 हज़ार रुपये का शुद्ध लाभ मिल सकता है और ये फसल बहुत ही लाभदायक किसानों के लिए हो सकती है। दूसरी इस फसल की खासियत ये है कि जहाँ पे इस तरह के दूर दराज के खेत हैं जहाँ पे किसान देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि कम रिस्क में आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इसके साथ साथ दूसरी फसल है रोसा घास। रोसा घास का भी नींबू घास की तरह ऐसे क्षेत्रों में खेती की जा सकती है जो हमारे देश के सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की कमी है या वर्षा पर आधारित खेती है, उन सब क्षेत्रों में, खास करके पश्चिमी भारत में इसकी खेती काफ़ी प्रचलित है। और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्र इसकी खेती के लिए बड़े उपयोगी है। और रोसा घास का भी तेल निकलता है, पूरे पत्तियों में, इसके फूल में, सब में तेल पाया जाता है और तेल में सुगंध जो पाई जाती है गुलाब जैसी होती है और इसको अंग्रेजी में पावरोजा के नाम से जानते हैं। इसका तेल मुख्यतः गुलाब जैसी खुशबू पैदा करने के लिए विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन साधनों में, परफ्यूम में काम में लाया जाता है। रोसा घास
बीज से लगती है और रोसा घास में लगभग आप कह सकते हैं कि 3 कटाइयों में साल भर में 40 से 50 किलो तक तेल पर एकड़ के हिसाब से किसान को मिलता है और जिसका बाजार भाव लगभग 1500 से 1600 रुपये रहता है और किसान इस तरह से कमा के इसमें भी 60-70 हज़ार रुपये का शुद्ध लाभ कमा सकता है। इसके साथ साथ तीसरी महत्वपूर्ण फसल जो है जिसको खस के नाम से जानते हैं, खस मुख्यतः वो फसल है जिसको हम लोग किसानों को सलाह देते हैं कि जहाँ पे जल भराव की समस्या हो, जहाँ पानी रहता हो, नदियों के किनारे वाली ज़मीनें हैं या जानवरों का ज़्यादा प्रभाव है, वहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं। खस की खेती के लिए मुख्य से भूमि का उपयोग जो करना चाहिए वो थोड़ी बलुई मिट्टी हो तो बेहतर रहता है और खस की जड़ें अच्छी निकलती है। खस एक ऐसी फसल है कि इसका ये सूखे से प्रभावित नहीं होती है और इसको बाढ़ भी अगर बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी इसकी खेती की जाए तो वहाँ पे भी इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। तो हम लोगों ने ये खस की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ की समस्या है, नदी का किनारा है, किसानों की ज़मीनें 2-3-4 महीने बाढ़ के कारण एक फसल उनको नहीं ली जा सकती, खरीफ की फसल खराब हो जाती है, तो उसके लिए हमारी जो प्रजातियाँ हैं उसमें खास करके सिम वृद्धि प्रजाति और केस 1 इसको लगा सकते हैं। खस को जनवरी-फरवरी में लगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में और दिसंबर में इसकी खुदाई कर सकते हैं। इसकी जड़ों से तेल प्राप्त होता है और प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 किलो तेल प्राप्त होता है, जिस बाजार भाव 15,000 रुपये है। तो आप कह सकते हो खस की खेती करके किसान को 1.5-2 लाख रुपए का मुनाफा मिलता है, जिसमें अगर वो अपना खर्चा 60 से 70 हज़ार निकाल दे तो 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये उसका शुद्ध लाभ साल भर में मिल सकता है। इसके साथ साथ तुलसी की खेती भी बड़ी महत्वपूर्ण है। किसान भाई तुलसी भी खेती कर सकते हैं। तुलसी भी ऐसी फसल है जहाँ पे ऊंची जमीनें हो, जहाँ पे धान या दूसरी फसल किसान नहीं ले पा रहा हो, वहाँ पे तुलसी खेती की जा सकती है। तुलसी 2.5 महीने की फसल है, जहाँ पे सर्दी को छोड़ के या ऐसे मौसम जहाँ बहुत ठंडा रहता हो उसको छोड़ के आप दूसरे हिस्सों में इस तुलसी की खेती बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं और 2.5 महीने में लगभग तुलसी से किसान को 35 से 40 हज़ार रुपये का पूरा लाभ मिल सकता है, जिसमें आपको शुद्ध लाभ 20-25 हज़ार रुपये का किसान को 2 से 2.5 महीने मिल जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी और फसलें हैं जो कि सघनधीय फसलें हैं। अश्वगंधा है, जो भी इस तरह की दूर दराज की ज़मीनें हैं जहाँ पर रेतीली है, बालू मिट्टी ज़्यादा है, पानी की समस्या रहती है, वहाँ पे अश्वगंधा की खेती बड़ी सफलतापूर्वक की जा सकती है। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात के कुछ हिस्से हैं, वहाँ पे अश्वगंधा बड़ी सफलता से किसान खेती कर भी रहे हैं। और खास करके दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जहाँ पे पहले मूंगफली होती थी वहाँ अश्वगंधा की खेती हो रही है। इसी तरह से सतावर है, सर्पगंधा है, कालमेघ है, ये सब ऐसी फसलें जिनको किसान आप अंत्य फसल के रूप में बागों के नीचे इसकी खेती कर सकते हैं। जो हमारे पास बागान उपलब्ध है उन बागान में सतावर की खेती कर सकते हैं। सतावर बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है और उसकी जड़ें काम में आती है, जड़ों का बाजार भाव मिलता है। सतावर में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सतावर की फसल लगभग 18 महीने से 2 साल का समय लेती है। तो किसान ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके पास ज़मीनें उपयोग में नहीं आ रही है, बागान का क्षेत्र, वहाँ खेती कर सकते हैं। इसमें भी लगभग किसान 2 साल में 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमा सकता है। इसी प्रकार से सर्पगंधा है, सर्पगंधा की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, इसकी भी जड़ें काम में आती हैं और सर्पगंधा की खेती किसान करके अच्छा लाभ खास करके छायादार जगहों पर बागान में कमा सकता है और उसको भी पर एकड़ के हिसाब से आप कह सकते हैं 2-2.5 लाख रुपए का लाभ 2 साल की खेती में मिल सकता है। इसी तरह कालमेघ है, कालमेघ की खेती भी बरसात के समय पे की जा सकती है। बरसात में जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बागों के नीचे या दूर दराज की ज़मीनें हैं, देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे किसान भाई, वहाँ कालमेघ की खेती कर सकते हैं। कालमेघ भी एक अच्छी फसल 3 महीने में किसान को मुनाफा दे सकती है। सुगंधित तेलों का आसवन एक महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली आसवन इकाइयां अपेक्षाकृत कम सुरक्षित होती हैं और इनसे निकलने वाला तेल भी कम होता है। संस्थान में विकसित उच्च तकनीकी आसवन प्रणाली की सहायता से किसान बगैर किसी जोखिम के आसवन कर सकते हैं। जो भी हमारे किसान भाई सघन फसलों की खेती करते हैं उनका एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है कैसे अच्छी गुणवत्ता का तेल वो निकाल सके ताकि जब उसको बाज़ार में ले जाएं तो उनको अच्छे भाव मिल सके और बेचने में कोई कठिनाई ना हो। सघन तेलों में अगर हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो 3 या 4 मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से उसमें विभिन्नता आती है। सबसे पहले जो किसान भाई जानते हैं अच्छी किस्म, अच्छी प्रजाति और सही कृषि तकनीक, इससे भी तेल का सीधा असर उसके गुणवत्ता पर पड़ता है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो है आसवन। किस विधि से आसवन कर रहे हैं, आसवन टंकी की बनावट कैसी है और आसवन करते समय कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी है जिससे कि तेल की गुणवत्ता आपको अच्छी मिले। कई तरह की आसवन बाज़ार में उपलब्ध है। अगर हम देखें तो हमारे ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो देसी आसवन इकाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिससे तेल की मात्रा भी कम मिलती है, तेल की गुणवत्ता भी खराब होती है और कई बार वो
काफ़ी असुरक्षित होती हैं, जिससे कि जान माल का नुकसान भी कभी होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान केंद्रीय औषधीय सघन पौधा संस्थान ने एक उन्नत क्षेत्र आसवन निकाय की डिज़ाइन तैयार करी है, जिससे कि तेल की मात्रा अच्छी मिलती है, तेल की गुणवत्ता अच्छी मिलती है, अथवा तेल को निकालने में समय भी कम लगता है। तेल निकालने के लिए सबसे पहले हम किसान भाइयों को ध्यान देना होता है कि जब उनकी फसलें कट जाती है तो टंकी में ले जाने से पहले उसको सुखाना पड़ता है। कुछ ज़्यादातर जैसे कि पेपरमिंट है या ग्रासेस है, उनको सुखाने के पश्चात तेल निकालने से तेल की मात्रा एवं तेल की गुणवत्ता अच्छी मिलती है। टंकी में जब आप पौधे को ले जा रहे हैं तो टंकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, टंकी में जंग नहीं लगी होनी चाहिए। अगर किसान भाई उसी टंकी से पहले किसी और पौध सामग्री का तेल निकाल चुके हैं तो उस टंकी की सफाई भाप द्वारा या स्टीमिंग द्वारा अवश्य कर लें। उसके पश्चात ही आप दूसरी पौध सामग्री का तेल उसमें निकालें। टंकी की सफाई कभी भी आप डिटर्जेंट या साबुन से ना करें, जिससे कि तेल की गुणवत्ता में हानि हो सकती है। टंकी में माल भरते समय ध्यान रखें कि अच्छी तरह से दबा के ठसाठस भरें, कभी भी माल को हल्के हाथ से ना भरें, ताकि भाप जो हमारी बनती है वो तेल को वाष्पित करके आराम से निकल सके। टंकी की किस धातु से बना है इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है तेल की गुणवत्ता पे। कोशिश करें कि टंकी अगर आप लोहे की बनवा रहे हैं तो उसके जो तेल निकलने के पश्चात जो हमारा कंडेंसर होता है या हमारा सेपरेटर होता है वो आप स्टेनलेस स्टील का ही रखें, जिससे कि तेल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। तेल निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि भट्टी में आग कितनी झोंकनी है, कभी भी अधिक से मात्रा में आग ना झोंके। जो कंडेंसर यानी कि जो भाप को ठंडा करने का यंत्र है, जो तेल और पानी का मिश्रण उसमें से निकल रहा है वो हमेशा ठंडा होना चाहिए। अगर वो गर्म निकल रहा है तो मान लीजिए तेल आपका वाष्पित हो रहा है और आपका तेल का नुकसान हो रहा है। सेपरेटर में भी आपको ध्यान देना है कि जो पानी निकलता है उसके साथ तेल बह के ना निकल जाए। तेल निकलने के पश्चात आपको उसका जो रख रखाव है या उसका शुद्धिकरण, उस पर भी आपको ध्यान देना है। शुद्धिकरण के लिए ध्यान रखिए कि जो तेल में जो काले कण या कुछ उसमें जंग की मात्रा आ गई है या उसके अंदर मॉइस्चर या पानी है तो उसको हटाने के बाद ही उसको आप बर्तनों में स्थानांतरित करें, उसको रखें। जो भी अगर उसमें पानी या मॉइस्चर रह जाएगा तो तेल आपका जल्दी खराब हो जाएगा। CSIR CMAP एक बड़ा अच्छा पहल करता है जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष भर आयोजित करते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। संस्थान ने एक उन्नत क्षेत्र आसवन निकाय की डिजाइन तैयार करी है, जिससे कि तेल की मात्रा अच्छी मिलती है, तेल की गुणवत्ता अच्छी मिलती है, अथवा तेल को निकालने में समय भी कम लगता है। भारत में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सुगंधित पौधों की खेती की जा रही है, जिसका सालाना उत्पादन लगभग 40,000 मीट्रिक टन है। संस्थान ने औषधीय एवं सगंध पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए एरोमा मिशन की शुरुआत की है। सीमैप के एरोमा मिशन की सफलता से अब बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों की बंजर और सूखाग्रस्त जमीन भी सोना उगलने लगी है। खस, लेमन ग्रास, मेंथॉल, पामारोजा और जेरेनियम जैसे सगंधित पौधों की खेती को अपनाकर यहाँ के किसानों की आमदनी 2 से 3 गुना तक बढ़ी है। सीमैप के एरोमा मिशन से किसानों के जुड़ने का यह असर हुआ है कि जहां पहले अपनी फसल की लागत तक नहीं मिल पाती थी, वहीं अब उनको कई गुना तक फायदा होना शुरू हो गया है। एरोमा मिशन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के लिए एक वरदान है। करीब 3 साल पहले CSIR ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसको नाम दिया गया था एरोमा मिशन। और उस एरोमा मिशन में ऐसा था कि पूरे भारतवर्ष में हमें एरोमेटिक प्लांट्स को ग्रो कराना था, जो अच्छी वैरायटीज जो सीमैप ने निकाली थी, और उसमें फिर फार्मर्स की आय को बढ़ाना था। तो उसमें हम लोगों ने ऐसा किया कि करीब करीब हमने पूरे भारतवर्ष में 1400 क्लस्टर्स बनाए, और उन क्लस्टर्स में हम लोगों ने, और वो क्लस्टर जो है 24 स्टेट्स में थे, तो ऑलमोस्ट पूरा भारतवर्ष हमने कवर किया, और करीब 6000 हेक्टेयर में वो
ग्रो किए गए और उसमें हमने 25 नई वैरायटीज जो उच्च वैरायटीज थी उनको बनाया, उनको ट्रेन किया और उसके बाद करीब करीब 40,000 स्किल वर्कर्स हमने तैयार किए, जो डिस्टिलेशन यूनिट्स तैयार की, जो कि फार्मर्स की फील्ड में या तो हम लगा रहे थे या हमारी मोबाइल यूनिट्स थी कि फार्मर्स को जाके हेल्प कर रही थी। उससे ऐसा हुआ करीब करीब हमने 500 टन एसेंशियल ऑयल, चाहे वो पाम रोजा हो, मेंथॉल हो, वेटिवर हो, तो उनकी जो उच्चतम वैरायटी थी उनसे निकाला गया और करीब 60 करोड़ रुपीस का जो है वो ऑयल हम लोगों ने फार्मर्स से तैयार करवाया, जो कि इंडस्ट्री को दिया गया है। उससे क्या हुआ कि हमारी किसानों की आय मिनिमम 30,000 से 50,000 रुपये या 60,000 रुपये पर साल पर हेक्टेयर उनको उससे बढ़ी। एरोमा मिशन की सहायता से सुगंधित तेलों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता से सुगंध उद्योग को नई ऊर्जा मिली है। सीमैप देश के किसानों को प्रशिक्षण भी देता है। सीमैप का यह उद्देश्य है कि एरोमा मिशन के अंतर्गत आने वाली फसलों की खेती किसान ज्यादा से ज्यादा करें। जो किसान अपनी खेती से आय दोगुनी करने की बात सोच रहे हैं, उनके लिए एरोमेटिक क्रॉप्स यानी औषधीय पौधों की खेती बिल्कुल सही विकल्प है। इसकी खेती करके आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके साथ अच्छी बात यह है कि आप इनकी खेती बंजर जमीन पर भी आसानी से कर सकते हैं। सीमैप में हर 2 से 3 महीने में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। CSIR सीमैप एक बड़ा अच्छा पहल करता है जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष भर आयोजित करते हैं। उन प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक बड़ा अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। वो प्रशिक्षण कार्यक्रम पौधे को उगाने से लेके, जैसे नर्सरी बनाना है, उसको लगाना है, उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसकी कटाई करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं और अपने फार्म पे प्रदर्शन भी देते हैं। सीमैप नव उद्यमियों और नव व्यवसायियों को उनके स्टार्टअप में मदद कर रहा है। संस्थान किसानों को फार्मुलेशन बेस्ड प्रोडक्ट को बनाने का प्रशिक्षण और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है, जैसे एक बार प्रयोग हो चुके फूलों से अगरबत्ती बनाने की तकनीक। संस्थान ने कई तरह के नवीन हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। किसान भाइयों के लिए एक बड़ा अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों में करने वाला काम है कि जो हमारे मेंथा के किसान हैं, जो मेंथा अगर हम देखें तो लगभग 6 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो देखें कि जब मेंथा को हम डिस्टिल कर लेते हैं, उसका तेल निकाल लेते हैं, तो जो उसका स्पेंट मटेरियल बचता है, जो तेल निकला हुआ जो पदार्थ बचता है, डंठल बचता है, उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। क्योंकि वो एक बार बॉयल्ड मटेरियल होता है तो वो गलता जल्दी है। हमारे केचुए जो हैं, वर्म्स जो हैं, वो उसको जल्दी खाते हैं और जल्दी उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये जो वर्मी कंपोस्ट बनता है, अगर हम इसका हमने जब यहाँ पे एनालिसिस कराया तो एनालिसिस में देखा कि जो गोबर की खाद है उससे जो इसका न्यूट्रिशन है, जो इसकी जो फर्टिलिटी वैल्यू है वो ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे कि तो जो हमारे किसान भाई हैं जो खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं बाहर से, या हम गोबर की खाद नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति दिन ब दिन खेतों की हमारी कम हो रही है, तो उर्वरा शक्ति भी कम जो हो रही है वो भी अच्छी होगी। और किसान भाइयों को जो मेहनत का पैसा लगा के बाजार से खाद खरीदते हैं वो भी खरीदने से उनको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जो खराब पदार्थ है, जो स्पेंट मटेरियल है, तेल निकला हुआ जिसको आप फेंक देते हैं या जला देते हैं, उसको आप इस्तेमाल करके पैसा भी बचा सकते हैं और उसको अपने खेत में इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे किसानों को भी दें। और ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, जो जैविक खेती है, उसको बढ़ावा दें और बढ़ावा देने के साथ साथ अपने खेत का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सीमैप पूरे विश्व की एक अद्वितीय प्रयोगशाला है। स्थापना के समय से ही सीमैप की प्रतिबद्धता समय से आगे रही है। वर्तमान में भारत मिंट प्रजाति की कृषि और उत्पादन प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व में मिंट और अन्य औद्योगिक उत्पाद के लिए शीर्ष स्थान पर है। सीमैप द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रजातियों ने देश के कृषि व्यवसाय में कृषिकरण और व्यापार का दृश्य बदल दिया है। अब देश की अर्थव्यवस्था में औषधीय और सगंध पौधों को विशेष स्थान प्राप्त हो गया है।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है। देश के इस ख्याति प्राप्त संस्थान में मुर्गी, टर्की और बटेर की प्रजातियों पर शोध किया जाता है।